जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर साइंस में अच्छे नंबर लाने हैं तो आज का ये सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और सभी क्वेश्चंस याद कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार साइंस प्रैक्टिस सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला प्रश्न पूछा है क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा कि क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे साथ लिखते चलिए, बताइए क्या होगा राइट आंसर। आज के जो प्रश्न हैं थोड़े लेवल अच्छे होंगे। बताइए 20 में से अगर आप 15 प्लस सही कर ले जाते हैं तो आपकी तैयारी ठीक है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। क्रायोजेनिक इंजन में अत्यंत कम तापमान पर रखे गए द्रव ईंधन का उपयोग होता है। क्या? क्रायोजेनिक इंजन में अत्यंत कम तापमान पर रखे गए द्रव ईंधन का उपयोग होता है। इसमें लिक्विड हाइड्रोजन, क्या लिक्विड हाइड्रोजन ईंधन तथा लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसका उपयोग रॉकेट एवं अंतरिक्ष प्रक्षेपण में किया जाता है। इसरो के GSLV में क्रायोजेनिक तकनीक का उपयोग होता है। क्रायोजेनिक का अर्थ क्या है? अत्यधिक कम तापमान। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कैलामाइन किस धातु का प्रमुख अयस्क है। आपसे पूछा है कि कैलामाइन किस धातु का प्रमुख अयस्क है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए किसका है यह अयस्क कैलामाइन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जस्ता। जस्ता इस प्रश्न का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह इसको रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। कैलामाइन जो है जस्ता का प्रमुख अयस्क है। इस रासायनिक संगठन मुख्यतः जिंक कार्बोनेट है। क्या? जिंक कार्बोनेट है। इसका जिंक कार्बोनेट होता है। जस्ता का उपयोग बैटरियों एवं मिश्र धातुओं में किया जाता है। लोहा की बात करें जो विकल्प में दिया, इसके प्रमुख अयस्क हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है। तांबा इसका अयस्क कॉपर पाइराइट होता है और मैग्नीशियम इसके संबंधित अयस्क अलग हैं। जिंक का उपयोग कहां कहां होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा आवर्त सारणी में सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन सा है। आपसे पूछा है कि आवर्त सारणी में सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लिथियम। लिथियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लिथियम सबसे हल्की धातु है या एल्काइल मेटल समूह में आता है। इसका उपयोग रिचार्जेबल बैटरीज में व्यापक रूप से होता है। लिथियम का जो प्रयोग हो रहा है और रिचार्जेबल बैटरीज में व्यापक रूप से होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो हाइड्रोजन अधातु है, हीलियम निष्क्रिय गैस है और ऑस्मियम सबसे भारी धातुओं में से एक है। लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या है? तो लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है वह 3 है। या पानी पर तैर सकती है। मोबाइल एवं EV बैटरीज में इसका उपयोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्रकाशानुवर्तन पौधे के किस हार्मोन से कारण होता है। आपसे पूछा कि प्रकाशानुवर्तन पौधे के किस हार्मोन के कारण होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सिन। ऑक्सिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाशानुवर्तन जो है में पौधे प्रकाश की दिशा में बढ़ते हैं। यह क्रिया ऑक्सिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती। ऑक्सिन पौधे की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो जिब्रेलिन जो दिया वह तने की वृद्धि से संबंधित है। जिब्रेलिन जो है तने की वृद्धि से संबंधित है। एब्सिक एसिड जो है यह वृद्धि रोकने वाला हार्मोन है। एथिलीन फलों को पकाने में सहायक है। ऑक्सिन की खोज FW वेंट ने की थी। प्रकाशानुवर्तन तने से सकारात्मक होता है, जड़ में ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मानव शरीर की सबसे छोटी आपसे पूछा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा है कि आपसे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका WBC कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोनोसाइट। मोनोसाइट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मोनोसाइट मानव शरीर की सबसे बड़ी WBC है या शरीर को संक्रमण से बचाने में सहायता करती है। मोनोसाइट मृत कोशिकाओं एवं रोगजनकों को निकलती है। WBC जो है शरीर की रक्षा करते हैं। WC को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। मोनोसाइट्स जो है सबसे बड़ी यह श्वेत रक्त कोशिका
है, यह चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा पीयूष ग्रंथि। आपसे पूछा है कि पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्त्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपसे पूछा है कि पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्त्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लंबाई में अत्यधिक वृद्धि। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्या कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ग्रोथ हार्मोन के अत्यधिक स्त्राव से क्या होता है आप लोग बताइएगा। इससे व्यक्ति की लंबाई असमान रूप से बढ़ जाती है। पिट्यूटरी मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। हार्मोन्स की कमी से ड्रॉसफ्लिज्म हो सकता है या अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। लंबाई में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है डीएनए के एक तंतु से दूसरे तंतु में सूचनाओं के स्थानांतरण को क्या कहते हैं। आपसे पूछा है कि डीएनए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आपसे पूछा है कि डीएनए के एक तंतु से दूसरे तंतु में सूचनाओं के स्थानांतरण को क्या कहते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए में आरएनए का निर्माण होता है। इसमें आनुवंशिक सूचना डीएनए से आरएनए में स्थानांतरित होती है। प्रोटीन निर्माण की पहली प्रक्रिया है। डीएनए की खोज किसने की, तो डीएनए की खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस किक ने की थी। आरएनए का निर्माण नाभिक में होता है। जेनेटिक कोड प्रोटीन संश्लेषण नियंत्रित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपसे पूछा है कि जेट इंजन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम सिद्धांत पर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, रैखिक संवेग संरक्षण पर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर सी हम लोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। जेट इंजन न्यूटन के तीसरे नियम एवं संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। इंजन से गैसें तेज गति से पीछे निकलती हैं जिससे विमान आगे बढ़ता है। यह प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन पर आधारित है। और कोणीय संवेग जो होता है घूर्णन गति से संबंधित है, यह चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है। आपसे पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह यानी कि जीरो ग्रुप कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, समूह 18 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप 18 के तत्व को नोबेल गैसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसे नोबेल गैसेस भी कहते हैं। नोबेल गैसेस भी इसको बोलते हैं। इन्हें पहले जीरो ग्रुप कहा जाता था क्योंकि इनकी संयोजकता शून्य होती है, रासायनिक रूप से अत्यंत कम सक्रिय होते हैं। बाकी समूह 1 जो दिया हुआ है अल्काइल मेटल्स है। समूह 17 जो हेलोजन्स ग्रुप होते हैं। समूह 2 जो है अल्कालाइन अर्थ मेटल होते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन आदि सभी नोबेल गैसेस हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हेनरी मोजले ने किया। परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्व व्यवस्थित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। आपसे पूछा है कि शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। इसकी कमी से रिकेटस रोग हो सकता है। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। विटामिन ए जो दिया हुआ है आंखों के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन सी प्रतिरक्षा एवं स्कर्वी रोग से संबंधित है। और विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाता है। वसा में घुलनशील विटामिन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पक्षियों के अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा में रखा जाता है। आपसे पूछा है कि पक्षियों के अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा में रखा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें पक्षियों की संरचना, व्यवहार, प्रवास एवं जीवन चक्र का अध्ययन शामिल होता है। पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन जैव विविधता संरक्षण में सहायक है। बाकी विकल्पों की बात करें तो एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन करते हैं। इसमें हेल्पेटोलॉजी में सरीसृप एवं उभयचरों का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी जो ऑर्निथोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। पक्षियों के अध्ययन करने वाले को
पक्षियों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को ऑर्थोनोलॉजिस्ट कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो यह भी ध्यान रखिएगा, सलीम अली को कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर में हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। आपसे पूछा कि मानव शरीर में हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये जो सारे प्रश्न आज के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको रट लेना है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लिगामेंट। लिगामेंट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लिगामेंट वह संयोजी ऊतक है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है या जोड़ों को स्थिरता प्रदान करता है। लिगामेंट मजबूत एवं लचीले रेशों से बने होते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें, टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ती है। उपास्थि हड्डियों के सिरे पर पाई जाती है और घर्षण काम करती है। मांसपेशी शरीर की गति में सहायता करती है। तो ये सब पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, अगला प्रश्न पूछा सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा है कि सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैग्नीशियम होगा, सोडियम होगा, सिलिकॉन होगा या सल्फर होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिकॉन इस प्रश्न का राइट आंसर है। सोलर सेल बनाने में मुख्यतः सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन एक अर्धचालक तत्व है। सोलर सेल सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना है, तो सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 14 होता है। 14 इसका परमाणु क्रमांक होता है। सोलर एनर्जी जो है रिन्यूएबल एनर्जी है। उपग्रह एवं कैलकुलेटर में सोलर सेल्स का उपयोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, अगला प्रश्न पूछा एथिल मरकैप्टन्स को एलपीजी में क्यों मिलाया जाता है। आपसे पूछा कि एथिल मरकैप्टन को एलपीजी में क्यों मिलाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गैस रिसाव का पता लगाने के लिए। एलपीजी गैस स्वाभाविक रूप से गंधहीन होती है। एथाइल मरकैप्टन मिलाने से इसमें तीव्र गंध उत्पन्न होती है। इससे गैस रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। इसका मुख्य घटक ब्यूटेन एवं प्रोपेन है। मरकैप्टन में सल्फर पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र जो है C2H5SH है, यह भी ध्यान रखें, पूछ लेता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, अगला प्रश्न पूछा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मुख्य उपयोग क्या है। आपसे पूछा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मुख्य उपयोग क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। एंटासिड के रूप में, उर्वरक के रूप में, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में या कांच चमकाने में, बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर के रूप राइट आंसर हो जाएगा। एंटासिड यानी कि पेट की अम्लता दूर करने के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इसका उपयोग पेट की अतिरिक्त अम्लता को दूर करने में किया जाता है। यह एक क्षारीय पदार्थ है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र MgOH का होल ट्वाइस इसका रासायनिक सूत्र होता है। एनासिड पेट के अम्ल को निष्क्रिय करता है। मैग्नीशियम शरीर के लिए आवश्यक खनिज है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, अगला प्रश्न पूछा है परमाणु के नाभिक का आकार किस इकाई में मापा जाता है। आपसे पूछा कि परमाणु के नाभिक का आकार किस इकाई में मापा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्मी। फर्मी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु के नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए इसे फर्मी इकाई में मापा जाता है। एक फर्मी बराबर होता कितना है, यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो एक फर्मी बराबर होता 10⁻⁻15 मीटर होता है। 10⁻⁻15 मीटर होता है एक फर्मी में। इस इकाई को फैक्टोमीटर भी कहा जाता है। एंगस्ट्रॉम जो दिया हुआ है परमाणु के आकार मापने में उपयोग होता है। नैनोमीटर सूक्ष्म कणों एवं तरंगदैर्घ्य के लिए उपयोगी है। माइक्रोन कोशिकाओं एवं सूक्ष्म जीवों के मापन में प्रयोग होता है। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कोशिका शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था। आपसे पूछा है कि कोशिका शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले सेल शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने कार्क की पतली स्लाइड का सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया। उन्हें छोटे छोटे कक्ष दिखाई दिए जिन्हें उन्होंने सेल्स नाम दिया। बाकी विकल्पों की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन कोशिका केंद्रक की खोज की। ल्यूनहॉक जीवित कोशिकाओं एवं सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया। पुरकिंजे
प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया। सेल जो है जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सेल थ्योरी किसने दिया? स्लाइडेन एवं श्रॉन ने दिया। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका जो है माइक्रोप्लाज्मा जो है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो बता दूं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे ये आपके लिए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाला कांच कौन सा है? आपसे पूछा है कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाला कांच कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रुक्स कांच। क्रुक्स कांच इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्रुक्स ग्लास पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। इसका उपयोग सुरक्षात्मक चश्मों में किया जाता है या आंखों को यूवी रेस से बचाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो पायरेक्स कांच जो है उष्मारोधी बर्तनों में उपयोग होता है। फ्लिंट कांच ऑप्टिकल उपकरणों में प्रयोग होता है। सोडा कांच सामान्य कांच होता है। यूवी रेस त्वचा एवं आंखों को नुकसान पहुंचाता है। क्रुक्स ग्लासेस में सोडियम ऑक्साइड मिलाया जाता है। यूवी किरणों का स्रोत मुख्यतः सूर्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आपसे पूछा है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लीहा या स्प्लीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्प्लीन या प्लीहा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। यह पुरानी एवं क्षतिग्रस्त लाल रक्त कणिकाओं का विनाश होता है या शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। आपसे पूछा है कि गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है? आपसे पूछा है कि गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है, बताइए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हीलियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गहरे समुद्र में गोताखोर ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का मिश्रण लेते हैं। हीलियम कम घुलनशील होने के कारण बेंस डिजीज से बचाती है, बेंस डिजीज से बचाती है या गैस मिश्रण हेलोक्स कहलाता है। हीलियम एक नोबेल गैस है। हीलियम जो है एक नोबेल गैस है। इसका परमाणु क्रमांक 2 है। गुब्बारों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण साइंस क्वेश्चन। अब आज के वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से क्वेश्चन है कि पक्षियों के अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा में रखा जाता है? आपसे पूछा है कि पक्षियों के अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा में रखा जाता है? जो भी कुछ इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, लिखिएगा जरूर, हम आपका रिप्लाई का इंतजार करेंगे और आपको जवाब भी देंगे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।